हेलो फ्रेंड्स। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते हैं कि आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर हो गया या बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे कि हमारा वुड बर्न करता है, और जैसे कि पेट्रोल, डीजल, या फिर आप कुकिंग गैस, एलपीजी आप किचन में बर्न करते हैं। और बहुत सारे आप ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो टाइम के साथ पक पक जाते हैं, है ना, राइपन हो जाते हैं। और ऐसे ही डे टू डे केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जिनकी न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ऑलराइट। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाता है। जो एटम्स होते हैं आपके, वो रीअरेंज होते हैं, कोई न्यू एटम नहीं बनता है। ओनली एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस होता है एक केमिकल रिएक्शन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। जैसे कि आप दो चीज़ों को मिला के एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो दो चीज़ें एक तरह से रिएक्टेंट हो जाती है, और जो आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स को आप लेते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है और आपको प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोडक्ट्स होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिएक्टेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। मतलब कि इनिशियल जो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट्स थे और जो आपके पास फाइनल यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपस में बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया होगा आपको लेबोरेटरी में, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, हम इस केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन आप जानते हैं एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है। जो मैग्नीशियम होता है एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप इसको एयर में बर्न करते हैं तो इसमें एकदम डैzzling वाइट लाइट ये के साथ बर्न होता है। बिल्कुल ही ब्राइट डैzzling वाइट फ्लेम, ये लाइट आप बोल सकते हैं, उसके साथ ये बर्न करता है। और जब इसे हम हीट करते हैं तो ये बर्न होके क्या बनाता है, एक वाइट पाउडर जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दोस्तों एक बात और है कि मैग्नीशियम का जो आप रिबन टाइप का होता है, तो उसके जो ऊपर में ही आपको नॉर्मली अगर आप उसे हवा में छोड़ देंगे एयर में, तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर ऑलरेडी डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि वो एयर में पड़े पड़े धीरे धीरे तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है मैग्नीशियम रिबन, और बर्न होने के बाद आपका जो ये वॉच ग्लास है इसमें आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है यहाँ पे वाइट पाउडर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने एक केमिकल इक्वेशन बना के आपको बता दिया है कि मैग्नीशियम, एक हमने रिबन लिया है, उसको ऑक्सीजन में जब हम बर्न करेंगे, ऑक्सीजन ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होती है, उसको हीट करने पे या बर्न करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि वाइट पाउडर होता है। और अगर हम केमिकल फॉर्मूला को यूज़ करें तो मैग्नीशियम आप जानते हैं Mg से डिनोट करते हैं, प्लस ऑक्सीजन O2। तो ये हीट का सिंबल है, और हीट होने के बाद ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्रोडक्ट बनाता है। और यहाँ मैंने आपको बैलेंस करके दिखा दिया है, बैलेंसिंग हम बाद में भी पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है और यहाँ पे दो है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि 2 का मल्टीप्लाई मैग्नीशियम में भी होगा और ऑक्सीजन में भी। तो मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी 2। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए,
अब यहाँ पे 2 मैग्नीशियम में भी इंटू हो रहा है, तो मैग्नीशियम के 2 एटम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का सिर्फ एक एटम था, तो इसे 2 बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 से इंटू कर दिया। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब आता है केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, हम देखते रहते हो, तो उन्हीं के कुछ मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं। जैसे कि सोरिंग ऑफ मिल्क। इसका मतलब ये कि जैसे आपको पता होगा कि मिल्क को हम कभी भी रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ते हैं, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे रखने से गर्मियों में मिल्क जो है वो उसका टेस्ट सॉर हो जाता है, मतलब वो खट्टा हो जाता है और फिर वो किसी काम का होता नहीं है। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह जब मिल्क से हम कर्ड फॉर्म करते हैं, दही, दूध से जो हम दही बनता है, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और कुकिंग ऑफ फूड आप जानते ही हैं कि आपने सपोज कुछ रॉ मटेरियल ले लिए, टोमेटो ले लिए, पोटैटो और अनियन, इन रॉ मटेरियल्स को लेके आपने कुकिंग की और आपके पास एक डिश बन गई। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और आप जानते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन होता है फूड का, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है, तो उसमें हमारा HCl एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन जैसे हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, आपसे जो ब्रीथ इन करते हैं एयर के साथ, और हम ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ये आपको पता है कि हमारे लंग्स में इससे हमारे एनर्जी भी जनरेट होती है। तो इसी तरह से ग्रेप्स का फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और रस्टिंग ऑफ आयरन तो आपने देखा ही होगा कि आयरन ऑब्जेक्ट्स पे अगर ह्यूमिड एयर में वो रखे जाते हैं, नमी वाली हवा में, तो उन पे रस्ट लग जाता है। तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, LPG और एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत तरह के फ्यूल्स होते हैं जिनको बर्न करने पे उनके बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, कि कैंडल को जब हम बर्न करते हैं, उसका जो वैक्स पार्ट है वो वेपराइज हो जाता है हवा में इन फॉर्म ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वैक्स आपकी धीरे धीरे मेल्ट होके गायब होने शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे हमारे फ्रूट्स राइपन होते हैं टाइम के साथ, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, केमिकल रिएक्शंस के साथ आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग पॉइंट बताए हैं कि केमिकल रिएक्शन के साथ कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पहचान सकते हैं। जैसे कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, किसी किसी में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, किसी किसी में चेंज इन कलर होता है, और टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है। टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है, जैसे कि हीट जनरेट हो सकती है, या टेम्परेचर आपका कम हो सकता है। और चेंज इन स्टेट, मतलब लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये सब स्टेट में आपका चेंजेस हो सकता है। हो सकता है कि आपने दो सॉलिड को रिएक्ट कराया और एक गैस फॉर्म हो रही है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं केमिकल रिएक्शन के। और सबसे पहले हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस पे। तो किसी किसी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एक गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो हमें बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो वायलेट कलर के ग्रैन्यूल्स आप देख रहे हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स को डिनोट करा गया है। और ये जो सॉल्यूशन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, रेड से जो डिनोट करा है डॉटेड लाइन से, वो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आप जानते हैं कि अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो डाइल्यूटेड फॉर्म में है, मतलब उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा वाटर ऐड करा गया है। तो जैसे ही आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में जिंक ग्रैन्यूल्स को डालते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको छोटे छोटे
बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन की बबल्स, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिस सपोज आप लैब में अपनी स्कूल की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके आपने देखा भी होगा। तो और इस रिएक्शन जो भी होता है जिंक ग्रैन्युल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, तो जो आपका ये जो कोनिकल फ्लास्क है या जो भी आपका एपरेटस में आप कर रहे हैं, वो आपका थोड़ा गर्म हो जाता है, इट बिकम्स हॉट। और जब भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें अगर हीट प्रोड्यूस होती है, अगर गर्मी जनरेट होती है, गर्मी बनती है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे हमने आपको केमिकल इक्वेशन बना के दिखाया हुआ है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को डिनोट करते हैं H2SO4 से, आप सब जानते होंगे। तो ये रिएक्ट करके बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट। तो ये रहे आपके रिएक्टेंट, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपके रिएक्टेंट्स हो गए। और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस और आपका हीट प्रोड्यूस हो रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है कोनिकल फ्लास्क का। आप अगर उसे टच करेंगे तो आपको वो गर्म फील होगा। और अगर हम एक और एग्जांपल लें, तो अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक को अगर हम सोडियम कार्बोनेट के ऊपर डालते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपका कलरलेस गैस होती है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, और उसके आपको बबल्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेसिपिटेट पर। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि हमारा सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि आपने सपोज कुछ रिएक्टेंट्स को मिलके एक रिएक्शन करा, और आपका जो सपोज बाय प्रोडक्ट आपको एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है, कुछ सॉलिड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है। सपोज सॉल्यूशन के अंदर आप प्रेसिपिटेट बनता फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्या होता है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को अगर हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, दोनों को अगर मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। किस चीज़ का? लेड आयोडाइड का। और दोस्तों, ये दोनों ही सॉल्यूशन आपके कलरलेस होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन बोथ आर कलरलेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों कलरलेस होते हैं। और जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, जैसे ही आप मिक्स करेंगे, आपको एक येलो कलर का इस तरह का एक प्रेसिपिटेट बनते हुए आपको दिख जाएगा, जो कि एक लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इलस्ट्रेट करके भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच में हम रिएक्शन हम जब करते हैं, तो हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, बेरियम सल्फेट का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला PaCl2, इनको जब हमने रिएक्ट कराया, तो हमें यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट मिला है, जो कि हमारा किस चीज़ का है? बेरियम सल्फेट का। तो ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। और इसमें भी बेरियम क्लोराइड भी आपका क्लियर होता है सॉल्यूशन, और सल्फ्यूरिक एसिड भी क्लियर होता है। और इनको जब हम आपस में मिक्स करते हैं, तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन की होती है चेंज इन कलर। मतलब ये हुआ कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में आप चेंज इन कलर को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि चेंज इन कलर आपने यहाँ पे भी ऑब्जर्व करा हुआ है। ये जो येलो प्रेसिपिटेट, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन थे, इनको हमने रिएक्ट कराया तो एक येलो प्रेसिपिटेट, मतलब चेंज इन कलर तो हो ही रहा है। ऐसे यहाँ पे भी हमारा चेंज इन कलर हो रहा है। और अगर हम प्रॉपर एक एग्जांपल दें, तो जब हम सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन
और दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हमारा पर्पल कलर का होता है। ये जो सॉल्यूशन होता है ये आपका टोटली पर्पल कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो इसमें जब हम सिट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का ये जो पर्पल कलर होता है, तो जो पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का, वो दोस्तों हो जाता है डिसअपियर। मतलब कि वो एकदम गायब हो जाता है और एक कलरलेस सॉल्यूशन बना देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे दोस्तों इनिशियली जो आप देख रहे हैं कि हमने एक बीकर में, आप ये समझ सकते हैं कि हमने एक बीकर में एक सिट्रिक एसिड सपोज सॉल्यूशन ले लिया है, और अगर हम ऊपर से एक पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है, सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज हम पोटेशियम परमैंगनेट के पर्पल कलर के अगर हम सॉल्यूशन को इस बीकर में ड्रॉप करेंगे ऐसे ड्रॉपलेट के फॉर्म में, तो जैसे ही वो पर्पल कलर का परमानेंट सॉल्यूशन पोटेशियम परमानेंट सॉल्यूशन में आएगा तो इंस्टेंटली वो कलरलेस होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जैसे ये डाला ही है पोटेशियम परमानेंट सॉल्यूशन, तो ये डिसअपियर होना शुरू हो गया, कलरलेस होना शुरू हो गया। जैसे तो हमने वही लिखा है कि पर्पल कलर जो होता है पोटेशियम परमानेंट सॉल्यूशन का, वो डिसअपियर हो जाता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बीकर में आप पूरा का पूरा पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ले लीजिए, और उसमें अगर आप ऊपर से सिट्रिक एसिड की ड्रॉप्स को डालेंगे तो आपका जहाँ जहाँ वो ड्रॉप गिरेगी वहाँ पे वो डिकलराइज करना शुरू कर देगी। तो वो आपका वहाँ से डिकलराइज होना शुरू हो जाएगा, और जो आपका पूरा का पूरा धीरे धीरे सॉल्यूशन आपका डिकलराइज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के बीच रिएक्शन कराते हैं, उसमें चेंज ऑफ कलर होता है फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनिशियली हमारा जो सॉल्यूशन का कलर था वो था हमारा ऑरेंज, और फाइनली ये हो जाता है आपका ग्रीनिश। इनिशियली आप देख रहे हैं यहाँ पे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन आपका ऑरेंज कलर का आप देख सकते हैं। तो जैसे ही इसमें आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे तो आपका ये ग्रीनिश सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप सपोज कभी कभी रिएक्शन कराने पे आपका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, जो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे टेम्परेचर बढ़ सकता है केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग, या फिर कम हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम जैसे क्विकलाइम को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें स्लेट लाइम मिलता है, और लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बीकर में हमने वाटर ले रखा है, और उसमें जैसे ही हम क्विकलाइम को ऐड करते हैं, क्विकलाइम जैसे ही हम इस वाटर में डालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये हीट हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसके ड्यू टू ये फ्यूम्स निकल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि स्लेट लाइम जो कि मिल्की वाइट कलर का आपका ये सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जिंक ग्रैन्यूल्स को हम ले सकते हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और टेम्परेचर में भी राइज होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने इस कोनिकल फ्लास्क में हमने यहाँ पे छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स ले रखे हैं, और इसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला हुआ है, और जब ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, जो कि आपको बबल्स के फॉर्म में बनते हुए दिख जाएगा, और एक राइज इन टेम्परेचर हो जाता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। अब आप जानते ही हैं कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस आप मान सकते हैं रूम टेम्परेचर। और ये जब रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और आप अगर कोनिकल फ्लास्क को अगर आप टच करेंगे तो
उसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज करता हुआ महसूस होगा। अब एक हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, वो बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस कि यहाँ पे टेम्परेचर राइज होने के बजाय टेम्परेचर फॉल हो जाता है। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है, इनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड के बीच में जब हम रिएक्शन करते हैं, तो हमारा बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर फॉर्म होता है एज प्रोडक्ट। और साथ में हमें एक फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑब्जर्व होता है, मतलब कि टेम्परेचर, तापमान गिर जाता है, कम हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो हमारा जो फॉल करता है वो -25 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ठंडा फील होगा। तो दोस्तों, अब हम जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज चेंज इन स्टेट, मतलब कि स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड या गैस ऐसा फॉर्म हो रहा है, तो वो हम देखते हैं। तो किसी किसी केमिकल रिएक्शंस में हमारा चेंज इन स्टेट हो जाता है, जैसे कि हम वैक्स कैंडल का अगर एग्जांपल है, तो जो वैक्स कैंडल को हम बर्न करते हैं, तो आप जानते हैं कि वैक्स कैंडल सॉलिड होता है। तो जब हम इसको बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, वाटर। वाटर हमारा एक लिक्विड हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि गैसियस स्टेट में होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, एंड साथ ही साथ गैस। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया से तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि जैसे आप वैक्स कैंडल को बर्न करते हैं, तो एयर से ऑक्सीजन इसको मिल जाती है, और जब ये बर्न होता है तो वैक्स के वेपर बनने शुरू हो जाते हैं। और बर्निंग वैक्स का पोर्शन आप देख सकते हैं, ये वाला जो फ्लेम का पार्ट ये दिखा रहा है, और कार्बन पार्टिकल्स जो आप ये बन रहे हैं, कार्बन पार्टिकल्स बन जाते हैं, और गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, और वाटर। अब हीट इतनी गर्म होने की वजह से वाटर आपका वेपर बन के उड़ जाता है। तो ये आपने आज की क्लास में हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।